हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल एपी डाट क्लासेस 2.0 में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ पाठ 7 त्रिभुज। तो त्रिभुज में आज हम डिस्कस क्या करेंगे? आज देखिए डिस्कस करने वाले हम लोग हैं समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं और समरूप बहुभुज क्या होते हैं। इसी में हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय। ठीक है, देखिए आपका 10th का ये त्रिभुज चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम लोग छोटा छोटा करके पढ़ेंगे जिससे कि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो आज हम इन 3 चीज़ों पे ध्यान देंगे कि समरूप आकृति क्या होती है, समरूप बहुभुज क्या होता है, थेल्स प्रमेय क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग ने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा था, उसका क्वेश्चन आप लोग लगाएं कि नहीं? अगर नहीं लगाया तो बढ़िया से लगा लीजिए। ठीक, समरूप क्या होता है? समरूप का अर्थ होता है, देखिए इसके नाम से दिख रहा है समरूप। समरूप का अर्थ होता है समान रूप, जिसका रूप समान हो आपस में, वो एक दूसरे का होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे में आप लोग का पासपोर्ट साइज का जो फोटो होता है, फोटो और आपका चेहरा ओरिजिनल मैच करता है ना, तो वो फोटो और आप एक दूसरे के समरूप हैं। अब फोटो में तो इतनी बड़ी करते हैं आप, और बाहर तो बड़े के हैं, तो जो बड़ा है और जो छोटा सा है, तो एक्चुअली में आप उतने छोटे तो हैं नहीं, लेकिन वो बस आपके रूप के जैसा ही दिख रहा है। या देखेंगे किसी किताब उताब पे, कापी ओपी पे, मान लीजिए कुतुब मीनार दिल्ली का किसी रफ पे छपा हुआ है छोटा सा, तो उतने छोटा का तो है नहीं कुतुब मीनार, वास्तव में है तो बहुत बड़ा का, लेकिन उसी के जैसा दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं समरूप। तो जिनकी आकृति समान हो उसे समरूप कहते हैं। जैसे कि सभी गोले, जैसे गोला ले लीजिए, अब गोला बड़ा लीजिए चाहे छोटा लीजिए, ये दोनों आपस में समरूप हैं, इसी के जैसा दिख रहा है, बस छोटा और बड़ा है। ये त्रिभुज आकृति देख लीजिए, एक बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं, एक छोटा त्रिभुज ले लेते हैं, है तो इसी के जैसा, तो ये भी आपस में समरूप हैं। एक हम बड़ा सा वर्ग ले लेते हैं और एक छोटा सा वर्ग ले लेते हैं, तो फिर एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, बड़ा सा रेक्टेंगल और एक छोटा सा रेक्टेंगल। ये क्या है? ये वृत्त है। ठीक, वृत्त है ये क्या है? त्रिभुज है। ये क्या है? वर्ग है। और ये क्या है? आयत है। तो ये सभी त्रिभुज, ये जो सभी आकृतियां आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये एक दूसरे के आपस में समरूप है। समरूप का सिंबल जो होता है, देखिए ऐसा होता है, एक लहरदार लाइन होती है, तो इनके बीच में हम समरूप का सिंबल लगा सकते हैं। समरूप का मतलब ये दोनों आपस में, आकृति इन दोनों की आपस में क्या है? मिलती जुलती है। साइज नहीं, साइज तो बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन आकृति मिलनी चाहिए। जैसे ये आयत है तो ये भी आयत, ये नहीं कि एक कह दिए हम, आप कह दिए सर जी ये और ये, तो ये आपस में समरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि एक देखिए वृत्त आकृति है, एक क्या वर्ग है, तो ये आपस में समरूप नहीं है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समरूप क्या होता है ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इतना ही है समरूप। तो समरूप हटाते हैं, आप आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे समरूप क्या है। अब हम देखेंगे बहुभुज आकृतियाँ समरूप में। बहुभुज समरूपता का होता है। बहुभुज मतलब होता है जिसमें बहुत सारे भुजाएं हों, तो वो बहुभुज कहलाता है। जैसे एक हम बना देते हैं, ये आकृति हो गई, थोड़ा छोटा अक्ष बनाएंगे तब ना, ये अक्ष बड़ा ही बना देते हैं। तो ये देखिए, ये दोनों भी आपस में क्या है? समरूप हैं। क्यों समरूप है भाई? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। तो मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए क्या है? आपस में समरूप हैं। ठीक है, इंक थोड़ा कम है, दिख रहा है क्या? थोड़ा इंक भर लेते हैं, आप लोग को और लाइट दिखेगा अच्छे से।
तो बहुभुज, समरूप, ये सब तो समझ गए भाई। एक चीज़ अब इसमें और जो बताना है वो भी बता देते हैं। अगर कोई भी दो आकृतियां आपस में समरूप हैं तो क्या क्या कंडीशन होते हैं वो भी देख लीजिए। जैसे कि अगर हम दो त्रिभुज ले लिए हैं, दिख रहा है गाढ़ा, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ। अगर हम कह दिए कि ये त्रिभुज आपस में एक दूसरे के समरूप हैं तो इसका मतलब जानते हो हम क्या कह दिए, तो इसके जो कोण आपस में होते हैं उनका अनुपात आपस में बराबर होगा और इनके भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे अगर ये समरूप हो गए तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं बी सी इतना बटे के इतना, ई एफ इज इक्वल टू ए बी बटे के डी ई इज इक्वल टू ए सी। जो इधर वाला भुजा पकड़ेंगे उधर दूसरे त्रिभुज का वही वाला भुजा पकड़ेंगे। ये नहीं कि इसका ये पकड़े तो इसका वालेगा ये वालेगा, ये नहीं, ये तो ये नीचे वाला तो ये नीचे, ये वाला तो ये। तो इस प्रकार ए सी अपॉन डी एफ आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे एक आप क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम बताते हैं, मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, ए यही को बता देते हैं। मान लीजिए 5 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 2 है, ये यक्स। तो कह देगा आपसे कि यक्स की वैल्यू बताइए। कह दिया ये त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो यक्स की वैल्यू बताइए। इसको बना देता हूँ, मान लीजिए जी 5 बटे के 10, 6 बटे के 12। ठीक है, उल्टा लिख दिए, ये बड़ा है तो इसको बड़ा लिखिए और जो छोटा है उसको छोटा लिखिए, 5 6। ठीक, तो और यहाँ पे लिख देते हैं 4। ठीक, तो यक्स की वैल्यू पूछेगा तो अब ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप क्या करेंगे, तो अब सीधे समरूप है तो इसी फार्मूले पर रख देंगे कि इनके भुजा का अनुपात बराबर है आपस में। तो देखिए यहाँ पे डी एफ नहीं दिया है तो डी एफ कहाँ है, डी एफ यहाँ दिख रहा है, तो डी एफ यहाँ है, तो डी एफ के संग ए सी है ना, तो ए सी कहाँ है, डी एफ संग ए सी है, तो लिख लीजिए इसको। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर कर दीजिए, खुद ही निकल जाएगा, ए बी अपान डी ई, ए बी अपान ए बी कहाँ भाई, लिख दीजिए ए बी अपान डी ई इज इक्वल टू ए सी अपान डी एफ। ये कैसे लिखे हम, आप बोल सकते हैं समरूपता से। कैसे, जब ये त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये फार्मूला ऊपर है। अब यहाँ पे जो जो दिया है वो वैल्यू रख दीजिए। ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान दे दिया है 10, डी ई का मान दे दिया है कितना 5, और ए सी का मान दे दिया है 4, और डी एफ का मान दे दिया है x। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4। यक्स इधर क्या करा, डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा तो यक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो इस प्रकार क्वेश्चन छोटे छोटे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके, शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे दे देगा दो त्रिभुज, बोलेगा कि ये दोनों आपस में समरूप हैं और एक चीज़ मिसिंग रहेगा, करेगा कि इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों चीज़ आप लोग को समझना, समरूपता क्या होता है, बहुभुज समरूप क्या होते हैं। अगर कोई एक के भुजा न दिया हो तो नेक्स्ट भुजा जो ऑब्सेंट है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए इसका। तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम त्रिभुज के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरी के बारे में बात करेंगे, थ्योरम प्रमेय के बारे में, जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बिना उसके आप त्रिभुज चैप्टर सुना सुना लगेगा और उसके बिना समझ लो त्रिभुज पढ़ भी नहीं सकते आप लोग, क्योंकि वो त्रिभुज का राजा है और एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ देता थ्योरम ही, प्रमेय ही, कह देगा कि थेल्स प्रमेय। उस प्रमेय पढ़ने से पहले क्या आपको दो चीज़ जानना पड़ेगा। थेल्स प्रमेय पढ़ने से पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखना पड़ता है,
अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ रहा है तो बड़ी आसानी से थेल्स प्रमेय आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए थेल्स त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। यदि कोई त्रिभुज दिया है ABC, एक त्रिभुज दिया है और पूछा इसका क्षेत्रफल बताइए, तो कैसे बताएंगे। तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें आधार कौन है, BC आधार है, और शीर्ष A से जब इस पर लंब डालेंगे तो ये ऊंचाई काम करेगा। तो ये न्यून कोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। सभी देखिए बेसिक जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसी तरह निकलता है। ठीक है, चाहे न्यून कोण, चाहे अधिक कोण हो, चाहे समकोण हो, इसी बेस पे सब फार्मूले हैं, इसी पे क्षेत्रफल निकलता है। अधिक कोण के लिए इसमें लंब कहाँ देखो, इसमें शीर्ष से लंब जो होता है शीर्ष से इस पे गिरता है ना, बेस पे। अधिक कोण वाले में क्या होता है कंडीशन, अधिक कोण में एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, जैसे ये ABC। तो इसमें जो कोण B है ये आप देखेंगे 90 डिग्री से अधिक है, तो अधिक कोण त्रिभुज है। तो इसका आधार देखिए BC है, और इसका ऊंचाई निकालने के लिए ना BC को हम थोड़ा आगे तक बढ़ाएंगे और शीर्ष से लंब इस पर डालेंगे। तो यही जो आपका यच होता है यह ऊंचाई होता है। ठीक, तो ये ध्यान रहे कि यहाँ से शीर्ष से, ये नहीं कि उसमें हम बताए थे कि शीर्ष से आधार पे, तो आप लोग कहोगे कि हाँ आधार ही है तो इसी में इसे डाल दिए, तो वो लंब नहीं रहेगा ना, ऊंचाई ये रहेगी। तो इसका भी क्षेत्रफल यही सेम रहेगा, दोनों का क्षेत्रफल यही। ठीक, अब थेल्स प्रमेय कहता क्या है ये सीखेंगे। पहले थेल्स प्रमेय फिगर के माध्यम से सीखते हैं। तो ये देखिए एक त्रिभुज है, तो थेल्स प्रमेय, थेल्स कहते हैं क्या कि यदि किसी त्रिभुज में किसी भी एक भुजा के समांतर, किसी भी एक भुजा के, चाहे इसके चाहे BC के, चाहे AC के, चाहे AB के, अगर BC के समांतर खींचेंगे तो यहाँ पे खींचेंगे, और AC के समांतर खींचेंगे तो इधर कहीं खींचेंगे, तो हम BC एक समांतर ले रहे हैं। तो इसमें थेल्स कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी भी एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो अन्य दो रेखाओं के भिन्न भिन्न बिंदु से मिलाकर खींची गई रेखा अन्य दो रेखाओं को एक सरल अनुपात में विभाजित करती है। मतलब जब ये समांतर होगा तो ये जो काटा है इन दोनों रेखा को इतना बटे इतना और इतना बटे इतना आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही थेल्स साहब कहते हैं। तो देखिए अब इसमें हम इसका नामकरण कर देते हैं। मान लीजिए ये D है, ये E है, तो इसमें दिया क्या क्या पहले है, दिया आपको है कि ABCD एक क्या है, ABC एक क्या है, त्रिभुज है जिसमें DE समांतर है BC के, ये पैरेलल का चिन्ह है। ठीक, सिद्ध क्या करना है, तो कह रहा है कि सिद्ध करके दिखाइए AD बटे के DB इज इक्वल टू AE बटे के EC। रचना इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये हमको सिद्ध करना है। अब रचना क्या करना है, इसमें रचना कुछ नहीं करना है, इसमें केवल D से AE पे एक लंब रेखा खींच दीजिए और E से एक DA पे लंब रेखा खींच दीजिए, B को E से मिला दीजिए, C को D से मिला दीजिए। ये क्यों किए हैं ये अभी समझ में आ जाएगा। तो रचना में जो है वो सब लिख दीजिए। बोलेंगे कि D इसका नामकरण कर दीजिए, मान लीजिए EFG। बोलेंगे हम कि EF परपेंडिकुलर किस पे है, AD पे, मतलब EF रेखा AD पे लंबवत से खड़ा है ना। इसी प्रकार DG रेखा AE पे है तथा DG परपेंडिकुलर AE पे है। फिर लिखेंगे B को E से तथा C को D से मिलाया। इतना कर दिए, इतना ही बस समझ लीजिए। इतना कर लिए तो पूरा थेल्स प्रमेय कर लिए। तो अब इतना करने के बाद देखिए अब क्वेश्चन हमें आता है उपपत्ति। उपपत्ति किससे करेंगे, इसको हटा देते हैं, इसका यूज आएगा। आप देखिए उपपत्ति में, उपपत्ति
उपपत्ति में क्या हम लिख सकते, देखो अब हम उपपत्ति कैसे स्टार्ट करेंगे, जो ये सिद्ध करने वाला दिया रहता है इसी से स्टार्ट करते हैं। हमको इसमें AD चाहिए, नीचे DB चाहिए थे। AD कहाँ है, AD ये है ना, तो AD क्या हम बोल सकते हैं, त्रिभुज ADE में दिख रहा है, ADE में है ये AD रेखा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे, अब नीचे क्या चाहिए, DB, तो DB कहाँ है भाई, DB किस त्रिभुज में है, DBE इस त्रिभुज में है, तो इस त्रिभुज को लिख दीजिए बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो ये कितना है भाई, ADE का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, अभी देखो ये बताया नहीं उनको त्रिभुज के क्षेत्रफल से। अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो उसके आधार का और ऊंचाई का गुणा कर दीजिए। तो देखिए इस त्रिभुज के लिए आधार ये AD का काम करेगा और ऊंचाई ये शीर्ष लंब ये करेगा EF, तो लिख दीजिए ADE का क्षेत्रफल। अब उसको हटा देते हैं, ADE का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2, बेस आपका क्या है DA इंटू हाइट क्या है EF बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, तो इसमें आप देखेंगे तो ये अधिक कोण त्रिभुज दिख रहा है, तो ये देखिए इसको कुछ आगे तक इसमें बेस का काम ये करेगा, तो बेस को हम आगे तक बढ़ा दिए यहाँ तक, और यहाँ से देखिए शीर्ष लंब खींच दिए, तो बेस का काम DB करेगा, ऊंचाई का काम EF करेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/2, बेस आपका ये है BD, या इसी को DB लिख सकते हो, DB इंटू ऊंचाई EF, ठीक। और इसको हल कर लीजिए, तो क्या ये 1/2 EF कट जाएगा, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर DA बटे के DB लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 3। कितना लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप ये भी बोल सकते हो, इसी प्रकार इधर भी देखिए, क्या हमको चाहिए AE बटे EC, तो AE इसी त्रिभुज में मिल जाएगा, ADE में AE मिल जाएगा और EC मिल जाएगा को DEC में। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं कौन सी, AE बटे के EC, समीकरण नंबर 2। जैसे ये कटा सेम वैसे ये भी आ जाएगा कट के, ठीक है। अब इसके बाद आप ध्यान से समीकरण 1 और 2 को जब देखेंगे तो क्या आपको देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल इसमें भी है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल इसमें भी है, और ये दोनों तो आपस में बराबर ही हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्या ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो यह तो सिद्ध करना है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, अब त्रिभुज DBE, ठीक है। अब देखिए DBE का क्षेत्रफल देखिए कहाँ है, DBE ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, और फिर उसके बाद त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DCE। तो ये दोनों त्रिभुज भी आपस में बराबर है। कैसे बराबर हैं, कक्षा 9 में एक प्रमेय पढ़े होंगे कि अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसीलिए देखिए ये दो समांतर रेखा है, इसके बीच में ये DE से ये भी एक बना त्रिभुज, DE से ये भी त्रिभुज बना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर इसके लिख सकते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में, और त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल क्यों बराबर है, बोल दीजिएगा कि दो समांतर रेखाओं के बीच में, दो समांतर रेखाओं
के बीच में एक ही आधार से बने त्रिभुज हैं। तो एक ही आधार से बने त्रिभुज है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसलिए ये भी बराबर। अब जो जो दिया वो रख दीजिए। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 तथा 2 से। अब यहाँ पे दोनों बराबर लिख दीजिएगा, डी ए बटे के डी बी इज इक्वल टू ए ई बटे के ई सी। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसको ना ध्यान बस यहीं पे देना है, कहाँ पे, ये क्षेत्रफल निकालिए, ये क्षेत्रफल निकालिए, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल। अब बस ये नीचे, ऊपर वाला तो ऑलरेडी बराबर है, बस ये नीचे वाला, क्योंकि ये त्रिभुज इसी के बराबर होगा करेगा, तो बस ये नीचे वाला देखना है वो क्यों बराबर है, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्रफल है, इसलिए। जब ये बराबर हो गया तो दोनों आपस में बराबर करके, अब देखिए ये सिद्ध करना था ए डी अपान डी बी और ए ई अपान ई सी। तो ये आपका थेल्स प्रमेय है, और आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। थेल्स प्रमेय अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि त्रिभुज का रीढ़ का हड्डी यही है। धन्यवाद।